हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हैं आप लोग? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन मस्त चल रही होगी। तो प्रीवियसली मैंने दो सलाह आपको दिया। एक मैंने टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग एक सलाह दिया था आपको, एक मैंने फुल नोट्स वर्सेस शॉर्ट नोट्स से रिगार्डिंग सलाह दिया था। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आपको जितनी भी मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ, जितनी मैं सलाह दे रहा हूँ, आपको मानना है तो बहुत ढंग से मानिए, और अगर नहीं मानना है तो बिल्कुल सुनो ही मत, क्योंकि उसका अगर आप एडवांटेज नहीं उठा पाए तो इतना जो सब कुछ मैं बता रहा हूं, अपना कीमती समय निकाल के आपके लिए खड़ा हूं यहां पे, तो वो फिर बहुत ही डाइवर्टिंग हो जाएगा, बहुत ही मतलब डिस्गस्टिंग हो जाता है। तो आप सब कोई जेनिक यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां जेनिक सलाह नाम का एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आप प्रीवियस आप देख सकते हो वीडियोस को जो मैं बता रहा हूं। और राइट नाउ इस टाइम के लिए ये सब पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप हमेशा इसके लिए फाइट करते हो, आप कभी इस चीज को जज नहीं कर पाते हो। ओके, तो प्रीवियसली मैंने शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स और एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया था कि आपको टेस्ट सीरीज से इतना परेशान क्यों हो, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द टेस्ट सीरीज, व्हाट इज द रोल ऑफ द टेस्ट सीरीज। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आते होंगे। तो ऑब्वियसली मैं ये भी चाहूंगा कि आप उन सभी बच्चों की मदद करो जिन बच्चों को इस तरीके गाइडेंस कभी मिल नहीं पाया है। तो एटलीस्ट आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो सलाह है, बहुत ही सबको पता होते हुए भी, सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। अनजान बनने की कोशिश, अगर आपको कोई चीज ऑलरेडी पता है कि हाँ ऐसा होता है और आप अनजान बनने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहा जाता है मूर्खता। मूर्खता इसलिए मैं कह रहा हूं, एक मूर्ख इंसान का मतलब क्या होता है? एक मूर्ख इंसान का मतलब होता है कि आपके पास सब कुछ है, आपको यह भी पता है कि आप ये चीजें आपके लिए सही हैं और ये चीजें आपके लिए गलत है, बट आप कोई भी डिसीजन आप मेक ही नहीं कर पाते, और आप कई तरीके की बातों में आके अपना प्रिपरेशन डिस्टर्ब करते हो, अपना टाइम बर्बाद करते हो। तो इस चीज को आपको अगर समझ में नहीं आ रही है छोटी सी बातें, तो इसका मतलब मैं मूर्ख ही कहूंगा, और मैं हर वो एक इंसान को मूर्ख कहूंगा जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करता है। ओके, और अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें आप अल्टीमेटली आप देखो कि नुकसान किसका है? नुकसान आपका ही है, नुकसान किसी दूसरे का नहीं है। नुकसान हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो मेरा यहां पे पॉइंट बस इतना है कि आप अगर चीजों को जानते हुए भी आप उसको अगर इग्नोर करते हो, तो ये बहुत दुखद बात है। और यही सच्चाई है कि इंसान सब कुछ जान के भी उसको इग्नोर कर देता है। उसको पता है कि उसके लिए गलत है, उसको पता है कि ये चीज उसके लिए बिल्कुल गलत है, इवन दो ही इज डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन। तो आज की सलाह में मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा बच्चे सोचते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेरीज करते हैं, लेकिन समझते हुए भी समझ नहीं पाते हैं। और ये टॉपिक है आपका कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है अपकमिंग गेट एग्जाम्स में। कुछ का ये डाउट होता है कि गेट में तो हमेशा फ्रेश क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रीवियस ईयर का कोई रोल नहीं है। ओके, दूसरे कुछ ऐसे सोचते हैं क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर करके हम एक जबरदस्त एक डिसेंट रैंक ला सकते हैं। तीसरा आपका होता है कि प्रीवियस ईयर बुक में लूं कौन सी, किस इंस्टीट्यूट की बुक में खरीदूं कि मेरी रैंक बन जाए। इस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हमेशा आते हैं, और मैंने देखा फेसबुक, टेलीग्राम, आपके नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स पे, कमेंट में, वीडियोस में, हर जगह इस तरह क्वेरीज की जाती हैं। तो मैं एक एक करके इसका जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले, जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि गेट में एक फ्रेश क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा फ्रेश ही मिलेगा, कभी रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं दिया जाता। और इतना तुम खुद मैच्योरिटी लेके आओ। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। अगर एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि क्वेश्चन तो एटलीस्ट रिपीट नहीं करेगा ना। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं करेगा।
क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट कभी नहीं करेगा। बट आपने कभी एक बात सोचा, क्या कंसेप्ट को रिपीट करना, कंसेप्ट को, नए नए कंसेप्ट को लाना, मतलब ये पॉसिबल है कि एक कंसेप्ट ही नया बना देना, मतलब इज इट पॉसिबल? अब अगर भाई सोचो कि अगर तुम्हें केवीएल केसीएल आपको लगाना है, अगर तुम्हें पावर फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पावर फाइंड आउट करने के लिए कोई नया तरीका आ जाएगा? नहीं ना। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि क्वेश्चन तो रिपीटेड नहीं होते, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। दिस एग्जैक्टली क्वेश्चन यू मस्ट आस्क। आपको यह पूछना चाहिए हमेशा, यह मत पूछिए कि क्वेश्चंस आपके रिपीटेड आते हैं कि नहीं आते। क्या गेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नहीं पूछा जाता? ऑब्वियस बात है, एवरीबॉडी विल से नो। और ये मुझे पता है, ये आपको पता है कि नहीं। और इतना पूछने किसके लिए क्या जरूरत है? आप प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, आप खुद देख लीजिए क्या रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नहीं हुआ मिलेगा, शायद एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद गलती से रिपीट हो गए होंगे। ओके, तो लेकिन आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली ये पूछना चाहिए कि सर ऐसे कौन से कंसेप्ट्स हैं जो कंसेप्ट रिपीटेडली गेट एग्जाम में ईयर बाय ईयर आपके पूछे जाते रहते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आपको यह पूछना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में, क्या टाइप ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं गेट एग्जाम में। तब आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन होगा, तब आपको एक जेन्युइन आंसर भी वहां मिलना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप ये पूछते हो क्या कंसेप्चुअली क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियसली आए हुए हैं, क्या उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में आते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल आते हैं। क्यों नहीं आते? अगर मैं 65 क्वेश्चन कहूंगा ना, तो 30 टू 35 क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं। 30 टू 35 ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम तो कम से कम 40 प्लस चला जाएगा। 30 टू 35 क्वेश्चंस बेटा उसी टाइप के पूछे जाएंगे जो आपके प्रीवियसली 10 साल का ट्रेंड रहा होगा। ये डैम श्योर है, इसको कोई नहीं नेग्लेक्ट कर सकता। और इतनी अगर मेच्योरिटी है और एक इंजीनियर तुम हो, स्मार्ट हो, तो एटलीस्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक बार बैठ के प्रॉपर एनालिसिस करो। अब या तो तुम्हें एनालिसिस करना नहीं आता, एनालिसिस कैसे करोगे? एनालिसिस का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक क्वेश्चन 2020 में आ गया तो 2019 में क्वेश्चन नहीं आया है। अरे क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन का टाइप देखो, क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ, किस पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन मस्ट यू मस्ट आस्क। ओके, तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी स्टेज पे फोकस मत करो कि क्वेश्चंस रिपीट करेंगे। नो, नेवर नेवर, इट विल नेवर हैपन। बट हां, टाइप ऑफ द क्वेश्चन जरूर रिपीट करेगा, टाइप ऑफ द कंसेप्ट रिपीट करेगा, टॉपिक आपके रिपीटेडली सेम टाइप के टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे। और ये जेन्युइन फैक्ट है, 10 इयर्स का अगर आप प्रॉपर एक एनालिसिस करोगे तो बिल्कुल आपको ये फैक्ट समझ में आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बैठ के दिन भर में से अभी तक या इससे पहले या ये वीडियो देखते हुए या कई और लोगों के वीडियो देखते हुए तुम कम से कम 2-3 घंटा अपना इन्वेस्ट किए ना। अगर इसी में से तुम हाफ एन आवर या 1 आवर के अप्रॉक्सीमेटली आप लेके आप खुद एक बार एनालिसिस करते तो शायद आपको जवाब ये मिल चुका होता। और ये बार बार फेसबुक, टेलीग्राम, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टीचर्स, अलग अलग दोस्तों से, अलग अलग टॉपर से आपको पूछने की जरूरत नहीं होती। तो रिपीटेडली तुम सब इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों पूछते हो, मैं आज तक कभी नहीं समझ पाया। व्हाई? क्या अगर मैं ऐसा बोल दिया कि हां रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो क्या इसका मतलब तुम मतलब कि गेट में फिर रैंक मार दोगे? मतलब या तो ये श्योरिटी दो कि मार दूंगा सर मैं। क्या मैं अगर ये बोल दिया कि नहीं रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आते, तो क्या तुम पीवाईक्यू लगाना बंद कर दोगे? इज इट करेक्ट? तो इसका मतलब ये इररिलेवेंट क्वेश्चन हुआ ना, अगर इस तरीके क्वेश्चंस आप पूछते हो तो मैंने आपको यहां पे ये चीज बताने की कोशिश किया कि आपको एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। जेन्युइन गाइडेंस का मीनिंग क्या होता है? जेन्युइन आपका क्वेश्चन भी होना चाहिए, तभी उसका एक जेन्युइन आंसर मिलेगा। ये पूरे YouTube चैनल्स पे जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग वे में स्ट्रेटजाइज किया जाता है,
अलग अलग तरीके से आपको मोल्ड करने की कोशिश किया जाता है कि मान लिया कि आईआईटी दिल्ली कभी करा रही, कभी आईआईटी कानपुर करा रहा है, कभी आईएससी बंगलौर करा रहा है, कभी आईआईटी बॉम्बे पेपर करा रहा है, तो आपकी एनालिसिस किस पे बेस होती है कि पर्टिकुलर अगर आईआईटी करा रहा है तो मैं उसी साल का केवल रेफरेंस लूंगा जब जब उस आईआईटी ने कराया होगा पेपर, उसकी एनालिसिस करके मैं जाऊंगा पेपर देने और मैं गेम खेल जाऊंगा। यह सबसे गंदा काम है और इस तरीके का अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। या तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना ही नहीं चाहते, या आपने जो डिसीजन ले लिया हां सर मैं ऐसे ही एनालिसिस करूंगा, तो आप फिर अपने पाथ पे चलते रहिए, आपको किसी के भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तो ऐसा पाथ बिल्कुल मत ऑप्ट करिए। ओके, तो मैं यहां पे इस चीज को, मैं जब जब आपकी जेनिक की PYQ बुक आपकी बन रही थी, आप पूरे साल नहीं, पूरे जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, चाहे जब ऑफलाइन में था, चाहे जब मैं ऑनलाइन में आया, जब से जेनिक बना, हमेशा मैंने एक चीज को प्रायोरिटाइज किया। हमेशा मैंने सबसे टॉप प्रायोरिटी पे एक ही चीज को रखा और वो था PYQ। हमेशा रखा हूं, आज भी बोलूंगा, इससे पहले बोला, आगे भी बोलता रहूंगा, PYQ इज द टॉप प्रायोरिटी। बट बच्चे की निगाह में जब भी मैं ऐसा बोलता हूं तो उसको लगता है कि PYQ टॉप प्रायोरिटी कैसे हो सकता है। बट आप अब कब समझोगे? जब पेपर बेटा आपके हाथ में आ जाएगा, जब उसको दे लेना, उसके बाद मेरे को बताना क्या आपको मेरी बात का असर पड़ा था। और शायद आपको ये वाला रिग्रेट कहीं फील ना हो जाए कि शायद मैं पंकज सर की बात सुन लिया होता। मैं स्टिल आपको बोल रहा हूं, स्टिल अगेन एंड अगेन अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि राइट नाउ अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, राइट नाउ अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मैं लिटरली बता रहा हूं कि PYQ आप अगर ढंग से सॉल्व कर लो, PYQ अगर तुम ढंग से सॉल्व कर लो, अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ PYQ कर रहे हो, उसके और एक PYQ के एक आपके पास अच्छी बुक होनी चाहिए जिसमें कंसेप्चुअल नॉलेज भी आपको मिलनी चाहिए, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए कि आपको उसमें पॉइंट्स भी होने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे क्या करना है। और आप सोचो, अगर कोई बुक आपके पास ऐसी हो जिसमें कि यह भी बताया गया हो कि एक टाइप का कंसेप्ट कितनी बार रिपीट किया गया है, तो सोचो तब शायद आपको मेरी बात पे बिलीव हो जाएगा, तब शायद आपको बिलीव हो जाएगा। तो यहां मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि PYQ को इंपॉर्टेंस दो। अगर अभी भी नहीं दे रहे हो तो देना स्टार्ट कर दो, वो सिचुएशन मत आने दो बेटा। मैं हमेशा YouTube पे, क्योंकि अब ऑफलाइन तो है नहीं, तो मेरे सामने बच्चा तो है नहीं, आप हो मेरे सामने, आप भी मेरी फैमिली हो, लेकिन इस दुनिया में ना जब भी कोई एक सही सलाह आपको देता है ना, पता नहीं क्यों लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर मैं यही आपको कुछ दाएं बाएं करके, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके मैं कोई सलाह दूं ना, आप बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। यही मतलब मैंने देखा, हिस्ट्री इसके लिए मतलब हिस्ट्री थोड़ा पीछे जाकर देखो तो हमेशा यही देखने को मिलेगा आपको। जब भी कोई भी इंसान आपसे आप जेन्युइन बात करने की कोशिश करता है ना, तो जेन्युइन बातें हमेशा कड़वी लगती लोगों को। दवा भी कड़वी होती है, लेकिन इलाज हमेशा उसी कड़वी दवा से ही होता है। मीठी दवा से जल्दी इलाज नहीं होता। अगर कोई तगड़ी बीमारी ना, तो कड़वी दवा ही काम आती है। कोई भी चीज देख लो, कोई बीमारी आप देख लो, हमेशा एक कड़वी दवा ही काम आती है। ओके, तो आप हमेशा याद रखना, अगर कोई आपको कभी कोई सलाह दे रहा है और आपको उसमें कड़वाहट दिखाई दे रही है, आप थोड़ा सा जहन में अपने सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा कि अगर कड़वाहट लग रही तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होगी। ओके, तो सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, तो आप सबको स्टेटमेंट जानते हो। ओके, तो मेरी सलाहें थोड़ा सा ना फैक्चुअल होती हैं, थोड़ा सा बहुत ही एनालाइज्ड वे में देता हूं, बहुत खुद पहले एनालिसिस करता हूं, देन आफ्टर कोई सलाह मैं आपको देता हूं, कोई सजेशन देता हूं। मेरे पास कुछ बच्चे कॉल भी करते हैं, सर मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। मैं उस केस में उसको तुरंत कभी नहीं बोलता तुम बेटा ये कर लो। मैं कई बार, कई बच्चे अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो शायद वो बताएंगे भी आपको, मैं हमेशा बोलता हूं गिव मी टाइम बेटा, मुझे पहले जानने दो, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट योर प्रिपरेशन लेवल, आई डोंट नो अबाउट यू, I don't know about your circumstances. How I can decide कि you can do it. You can do it. How I can decide? No, I cannot decide. It's you only who has to decide each and everything.
मैं आपको एक सही रास्ता बस दिखा देता हूं और वही मेरी कोशिश रही है। ओके, तो जब मैं जेनिक की बुक जब बन रही थी, जेनिक की PYQ इलेक्ट्रिकल जब बन रही थी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, आज भी, हमेशा पहले भी कहा, आज भी कहा और आगे भी कहता रहूंगा, और जिन बच्चों के पास होगी वो बुक वो भी बिल्कुल आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसी बुक नहीं मार्केट में तो नहीं है। और इसके लिए मैं कभी वो बैड फील नहीं करता कि मैं यार बच्चों के सामने मार्केटिंग करता हूं। इट्स मार्केटिंग कहो कुछ भी कहो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो मैं इस बुक में ये भी चीज इसीलिए बताने की कोशिश किया, ये जैसे वॉल्यूम 2 है इलेक्ट्रिकल की जिसमें कि कोर सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, इस बुक में मैंने यही चीज समझाने की कोशिश किया। जो बच्चे पढ़े होंगे शायद उनको पता भी होगा इस बुक के बारे में। इसकी वॉल्यूम 1 भी कॉपी है, आप वेबसाइट से जाके आप देख सकते हो www.jenikeducation.com पे। तो यहां पे आप देखोगे ना, जब ये बुक आप देखोगे, पूरा ओपन करोगे, तो आपको यहां पे ये भी देखने को मिलेगा कि अगर मैं लिटरली बताऊं ना, अगर कोई आज प्रिपरेशन करना स्टार्ट करे और ये दोनों बुक जो भी है, एक बुक वॉल्यूम 2 और एक वॉल्यूम 1 जो बुक है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ उस बुक को पढ़ के चला जाए ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो चाहे कुछ कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन गेट क्वालिफाई तो एटलीस्ट कर ही लेगा। राइट नाउ अगर वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सिर्फ और सिर्फ इस बुक के दम पे, क्योंकि जो इसके अंदर दिखाया गया, क्या क्या कंसेप्ट क्लैरिटी आपको दी गई। इट्स नॉट अबाउट द सोल्यूशन ओनली, ओके, ठीक है, नहीं है सोल्यूशन, नहीं है, ये कंसेप्ट की क्लैरिटी दी गई। आपको यह भी बताया गया कि रिपीटेडली कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आपको हर जगह यह चीज बताया गया है। आपको मजबूर किया गया पहले यह क्वेश्चन करो, आपका अगला 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बनेंगे। ये सब स्टेटमेंट वाइज लिखा गया है इस बुक में। ओके, तो आपको यह चीज समझाने के लिए मैंने इतना मेहनत इस बुक पे मेरी पूरी टीम ने एक सुपर वे में इस पे मेहनत किया, सिर्फ यही चीज बताने के लिए आपको, जो इतने सालों से मैं आपको बताता रहता हूं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, टाइप ऑफ द कंसेप्ट, टाइप ऑफ द जो वैरायटी है, टॉपिक्स जो हैं आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और लिटरली बता रहा हूं 60 to 70% क्वेश्चन जो गेट एग्जाम में आएंगे वो लगभग उसी टाइप होंगे जो प्रीवियसली 10 साल का ट्रेंड रहा होगा। दैट्स व्हाई PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आज से और अभी से इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो। ये बुक मैं रेकमेंड सबको किया था और बहुत सारे बच्चों ने इस बुक को लिया है, ठीक है, आप भी ले सकते हो अगर लेना चाहो, और अगर नहीं भी लेना चाहते तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट आप PYQ को इग्नोर मत करना, पछता लोगे, कंफर्म बता रहा हूं। टेस्ट सीरीज किसी भी चीज को करने के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी मैंने हमेशा PYQ को रखा, हमेशा मैंने PYQ को रखा। तो PYQ इज द बेस्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड द रियल गेट एग्जामिनेशन और टाइप ऑफ द क्वेश्चंस और उसकी वैरायटी, उसके कंसेप्चुअल बेस्ड चीजों को समझने के लिए PYQ इज द बेस्ट फॉर्म। ओके, तो आज के बाद से एटलीस्ट ये क्वेरी मत करना कि PYQ मैं क्यों करूं, उसमें मुझे नए नए क्वेश्चंस चाहिए ना, तो नए नए क्वेश्चन चाहिए, इट्स ओके, करिए, लेकिन अभी समय नहीं उस चीज का। तो नए नए क्वेश्चंस मत बोलो, आपको यह बोलना चाहिए कि आपके PYQ में हमेशा जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट, बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक्स होते हैं, वैरायटी वही होती है, आपके बस क्वेश्चंस में डेटास का डिफरेंट ज्यादा देखने को मिलता है और थोड़ा सा लैंग्वेज को मोल्ड ऐसा किया जाता है कि आपको लगता है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए नहीं गेट एग्जाम में। सिर्फ लैंग्वेज का मोल्ड किया जाता है, बस लैंग्वेज को बस चेंजेस किए जाते हैं, दैट्स इट। अब उस लैंग्वेज को तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको थोड़ी लैंग्वेज की नॉलेज होनी पड़ेगी। नॉलेज होने का मतलब आपको थोड़ा लैंग्वेज की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, तो बच्चों आप सब कोई इस सलाह को अपने मन में बिठा लो, अपने दिमाग में बिठा लो और दिमाग से सिर्फ एक बार सोचना। और ऐसी सलाहें जो मैं दे रहा हूं आपको, इसको मिस मत करना। ये मैं बहुत एनालिसिस करके आपको बताता हूं, हवा में आके रैंडम आके नहीं बताता हूं। ओके, तो मैं फिर इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा था। और आज के बाद से अभी भी जो 40-45 डेज बचे, PYQ को इग्नोर मत करना। और अगर कोई अभी जस्ट प्रिपरेशन कर रहा या अभी ठीक 1-1.5 महीना पहले से स्टार्ट किया, मैं उन सबको बोलूंगा कि आप जेनिक PYQ को जरूर ऑप्ट करना। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जिसके पास भी होगा वो शायद यही स्टेटमेंट बोलेगा, क्योंकि वो उसके अलावा फिर तुम कुछ भी मत करना, उसके अलावा कुछ भी मत करना। वो अपने आप में इतना सफिशिएंट है कि आपको 40 मार्क्स तक तो इजीली लेके जा सकती है।
इजीली लेके जा सकते, सिर्फ पीवाईक्यू की मैं बात कर रहा हूं, नथिंग एल्स। ओके, तो आप सबको मेरी बात समझे होंगे, और इस तरीके की वीडियोस मैं हमेशा लाता रहूंगा, आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जिसको भी इस टाइप के सजेशंस की, सलाह की जरूरत है, तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। और आप सबको इस चैनल पे इतना सब कुछ एक स्ट्रैटेजिक वे में आपको प्रोवाइड किया रहा, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, सो दैट आई कैन फाइंड द टॉपिक्स, और आपको एक बेटर रास्ता दिखा सकूं आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। एंड गेट 2022 एंड 23 जितने भी स्टूडेंट हैं, जेनिथ, ग्रेविटी एंड गैलेक्सी प्रोग्राम, जो इंडिया फर्स्ट ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम है जो एक ऑफलाइन और ऑनलाइन के गैप को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप इसके पार्ट बन सकते हो, और बहुत जल्दी उसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऑफर्स आपके रन कर रहे हैं जेनिक लाइव ऐप पे, आप वहां जाके उसको आप ऑप्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तो नेक्स्ट सलाम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दुविधा के साथ जो आपको परेशान करती है। तो मैं ऐसे सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा, आप उसकी चिंता छोड़ दिए, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।